जो अगला हमारा टॉपिक है वो है वर्षा से संबंधित, ठीक है। और इसके बाद होगा शीतकालीन वर्षा। तो वर्षा से संबंधित हम सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं, बाद में हम इसका नोट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? यानी भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत 2022 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। 2022 में भारत में वास्तविक औसत वार्षिक वर्षण 1257 मिलीमीटर हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून से 924 यानी सेंटीमीटर है, मिलीमीटर ही लिखा हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून से 924 वार्षिक वर्षा प्राप्त हुई, जो कि सबसे ज़्यादा, यानी कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो हमारी वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होती है। कुल मिला के 2022 में 1257 बारिश प्राप्त हुई थी, जिसमें से 924 यानी 73.57% करीब करीब दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त हुई। दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दूसरा नंबर, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी राज्य, देखिए ये हमारा भारत हो गया प्यारा सा, ठीक है, ऐसे करके। अब ये क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे होता है, तो ये गर्मी में ऐसे आता है। ठंडी में क्या होता है, यही जो होता है उल्टा चलने लगती हैं, जो हवाएं होती हैं ये इधर साइड ऐसे चलने लगती हैं। तो कुछ हवाएं ऐसे करके ऐसे आती हैं, ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए, और यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ पे वर्षा करती हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ साइड में वर्षा करती हैं। तो यही कह रहा, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा वही तमिलनाडु। तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन यानी मानसून का लौटना शुरू हो जाता है, यानी सितंबर महीने से ही मानसून लौटना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आईटी सीजेट होता है वो दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। तो आईटी सीजेट क्या होता है, दक्षिण की ओर जब ठंडी आती है यानी गर्मी आती है, तो जैसे हमारा ये भारत हो गया प्यारा सा, ठीक है, ऐसे करके ये भारत हो गया। तो जब गर्मी आए तो गर्मी आएगी तो आईटी सीजेट यहाँ पे पश्चिम उत्तर भारत में सेट हो जाएगा। अब जब ठंडी आएगी तो ये नीचे उतर आता है, ठीक है, तो नीचे की ओर खिसकने लगता है। यही कहा जा रहा है कि ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने पर क्या होता है, आईटी सीजेट के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इसके क्रम में क्या होता है, जो उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु विशेष करके चेन्नई में वर्षा करती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की वार्षिक वर्षा का कुल 40-50% यानी करीब करीब लगभग 48% 50%, यानी चेन्नई में जो वर्षा होती है उसका जो आधा भाग प्राप्त होता है इसी उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा ही बारिश होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? यानी अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सिक्किम में होती है। 2016 पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये करंट का क्वेश्चन मानिए कि जैसा होता है ना वैसा। तो जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितनी वर्षा होती है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी वर्षा हो रही है? 2810, सिक्किम में 3300, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में ही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं, मतलब जैसे चेन्नई बेंगलुरु दिया गया है, अजमेर शिलांग दिया गया है, मुंबई विशाखापट्टनम नागपुर कोलकाता, तो नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर है? यानी दोनों नगर एक ही अक्षांश पर है, फिर भी उनमें उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ अंतर होता है? तो ये हो गया सी। सबसे देखो, सबसे कम वर्षा, यानी इन दो दो के जो ग्रुप बने हुए हैं इनमें जब सबसे ज़्यादा अंतर है तो मिजोरम में वर्षा होती है और शिलांग में, इनमें सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई का अंतर है, ठीक है। और दक्षिण जो मेघालय की राजधानी शिलांग है, यहाँ पे जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, जैसे भारत ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो ऐसे करके आता है तो एक शाखा इधर चली जाती है, एक शाखा सीधे मेघालय साइड वर्षा करती है, और ऐसे बट के इधर तो मेघालय में वर्षा करती है। लेकिन जो अजमेर होता है यहाँ से मानसून ऐसे अरब सागर की शाखा सीधे निकल जाती है, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, इसीलिए इतना ज़्यादा अंतर दिखाई देता है, ठीक है।
2022 के आंकड़े के अनुसार अजमेर की वार्षिक वर्षा 623 mm, जबकि शिलांग जो कि पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है वहां वर्षा कितनी होती है, यहाँ 600 मात्रा है, यहाँ 808,000 के लगभग वार्षिक वर्षा होती है। 5वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। एक मौसम विज्ञान केंद्र है उसका तापमान बता रहा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक है एवरेज में। औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है। इसके तापमान का वार्षिक प्रतिशत 9 डिग्री सेल्सियस है। इस संदर्भित करता है IAS 2002 में पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन आते थे पहले अतरंगी से, अब ऐसे क्वेश्चन बंद हो गए। तो ये है चेन्नई का। चेन्नई में क्या है कि एक मौसम विज्ञान केंद्र 26 डिग्री सेल्सियस तापमान, वर्षा इतनी डिग्री सेल्सियस इतना हो गया है। मतलब वैसे इस शहर का बहुत सारा डेटा दे दिया गया, फिर जगह पूछ रहा है, मानचित्र पूछता था, पहले पूछता था अब नहीं पूछता। तो इसको देख लेते हैं, इसका उत्तर होता है चेन्नई। ठीक है, अब इसमें आंकड़ा कुछ दिया हुआ है जिसका कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, फिर उससे कम कहाँ वर्षा होती है, फिर उससे कम कहाँ वर्षा होती है, फिर सबसे बाद में सबसे कम कहाँ वर्षा होती है। तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कोच्चि में, फिर कोलकाता में, फिर पटना में, फिर दिल्ली में होती है। अब ये प्रश्न काल के दौरान है। 2022 के आंकड़े के अनुसार कोच्चि में कितनी 3415 होती है, कोलकाता में 1325 होती है, पटना में 736 होती है और दिल्ली में 615 होती है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? आम वर्षा संबंधित आम की फसल से। होता क्या है दक्षिण भारत में, ये हमारा जो भारत होता है तो यहाँ पे वर्षा जो पहले फुहार आती है तो उसकी वजह से आम की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। तो जो वर्षा होती है उसी को आम्र वर्षा भी कहा जाता है। आम्र वर्षा जो होती है, आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार होती है। यानी जैसे हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ आने वाला होता है तो इससे पहले यहाँ पे फुहार चालू हो जाती है तट के पास, जो कर्नाटक केरल, यहाँ पे कर्नाटक केरल में मानसून से पहले मानसून पूर्व फुहार चालू हो जाती है। जैसे कहते हैं फुहारा टाइप में एक बारिश होने लगती है जो आम की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवातों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, ये फसल के लिए अच्छी होती है, यानी आम की फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आम्र वर्षा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र कौन से दिए गए? प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, तो आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो केरल के तटीय क्षेत्र में, तटीय कर्नाटक में। फूलों की बौछार कहाँ होती है? काल बैसाखी कहाँ होती है? लू, तो लू चलती है पंजाब से बिहार तक, ठीक है। काल बैसाखी कहाँ होता है? काल बैसाखी फूलों, चलिए इसको देख लेते हैं तो ज़्यादा सही होगा। आम्र वर्षा होती है तटीय कर्नाटक में, तटीय कर्नाटक और केरल में। फूलों की बौछार कहाँ होती है? केरल में होती है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में होती है। लू चलती है पंजाब से लेकर बिहार तक चलती है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहले आम्र वर्षा, फिर फूलों की बौछार, फिर काल बैसाखी, फिर लू के बारे में। तो आम्र वर्षा क्या होती है? गर्मी ऋतु में, यानी गर्मी के ऋतु में केरल और तटीय कर्नाटक में होने वाला मानसून पूर्व फुहार या मानसून पूर्व जो तूफानी वर्षा ही आमतौर पर आम्र वर्षा कही जाती है, क्योंकि ये आमों की फसल के लिए अच्छी होती है। फूलों की बौछार क्या होता है? ब्लॉसम शावर। केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में, यानी कॉफ़ी के जो बागान है, कॉफ़ी के जो क्षेत्र हैं केरल में, वहीं पे होने वाली इस वर्षा से कहवा के फूल यानी कॉफ़ी के फूल खिलते हैं। यानी केरल में क्या होता है कि जब ये बारिश होती है, केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उससे जो कॉफ़ी के फूल होते हैं वो खिलने लगते हैं, इसीलिए फूलों की बौछार कहते हैं। फिर अगर है काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर्स क्या होता है? असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी जो बिजली होती है, जो तड़क बहुत ज़्यादा जैसे होती है ना, बिजली की आवाज़ कितनी गड़गड़ाहट होती है, तो भयंकर यानी काल बैसाखी क्या होती है? जो हमारा असम है, पश्चिम बंगाल में होता है, यहाँ बैसाख के महीने में शाम के समय बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है, वर्षा होती है, भयंकर भयंकर और विनाशकारी होता है, तूफान वगैरह आता है। वर्षा युक्त पवनों को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। चाय, पटसन, चावल के लिए ये वर्षा युक्त
पवनें लाभकारी होती हैं। असम में इन्हें बारदोली छीड़ा भी कहते हैं, यानी काल बैसाखी को ही बारदोली छीड़ा कहते हैं। ये बारिश का एक प्रकार है जिसमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, चावल पटसन चाय के लिए अच्छा होता है ये। अगली बात करें लू, आपने नाम सुना होगा, कहीं उत्तर भारत में अगर आप रहते हो तो लू चलती है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, बिल्कुल नमी नहीं होती, मॉइस्चर नहीं होते, तो शरीर का पानी खींच लेती, तो आदमी बीमार पड़ जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक प्रवाहित होने वाली शुष्क यानी सूखी, पानी नहीं होता, नम नहीं होती बिल्कुल, एवं गर्म, बिल्कुल गर्म स्थानीय पवन को लू कहा जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? तो आम्र वर्षा जो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक में, ठीक है। 10वां, ग्रीष्म के अंत में, यानी गर्मी जब अंत होती है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना होती है। स्थानीय रूप से इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो सावर कहते हैं। आम्र वर्षा कहा जाता है गर्मी से जस्ट बाद में, जब मानसून से पहले फुहार होती है। तो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा होती है, जिसे मैंगो सावर या आम्र वर्षा कहा जाता है। 11वां, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, जो लद्दाख का एक स्थान है। चलिए देख लेते हैं। लेह में वर्षा होती है 63 mm के लगभग, देश भर में सबसे कम। बीकानेर में होती है 474 mm, जैसलमेर में 329 mm। तो ये सारे दिए हुए हैं। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट का। तो उसी समय देखिए 91 में आया था, तो उसी हिसाब से इसका देखिए, तो सबसे कम लेह है, लेह में वर्षा सबसे कम होती है। अगला जो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इनमें से सबसे कम वर्षा वही लेह में ही होगी। 13वां, चेरापूंजी कहाँ पे अवस्थित है? तो चेरापूंजी मानिसराम, ये मेघालय में अवस्थित है। चेरापूंजी अब सोहरा भी कहते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मानिसराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था, यानी अब तो मानिसराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन मानिसराम से पहले कहाँ होती थी? चेरापूंजी में होती थी। ये दोनों मेघालय राज्य में स्थित है। देखिए बीपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में पूछा गया है। 14 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट में। देखिए ये हमारा भारत हो गया, तो यहाँ जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है तो यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। फिर इसकी एक शाखा ऐसे करके वर्षा करती है, तो मेघालय साइड यहाँ पे वर्षा करती है, एक गंगा घाटी में। तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में होता है, हिमालय क्षेत्र में होता है, मेघालय में होता है। यही हमारा क्षेत्र हो गया। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट हो गया। पूर्वी हिमालय हो गया, यानी ये वाला पार्ट हो गया, तथा मेघालय हो गया। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। क्यों प्यासी धरती समझा जाता है? क्योंकि वर्षा का कुछ थोड़ा महीने ही जोर से होती है, यानी कुछ महीने ही वर्षा होती है, बाकी समय बारिश नहीं होती। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बारिश तो खूब होती है लेकिन नदी नाला के सहारे बह जाती है और समुद्र में चली जाती है, तो पानी तो बचे ही नहीं, तो प्यासी तो बनी रहे। और तो कंक्रीट वगैरह बना दिए। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, इन सभी की वजह से प्यासी धरती की भूमि कहा जाता है। भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी ये इसी से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो इधर आता है, जून से सितंबर के मध्य होता है, अर्थात मात्र 4 महीने में ही सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाती है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का जल क्या होता है, या तो तेजी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रकार क्या होता है, शेष 8 महीनों में भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत की वार्षिक वर्षा 1160 mm होती है। इन्हीं कारणों से कभी कभी ये समझा जाता है या कहा जाता है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी, तो 16वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? यानी जल प्रबंधन की एक युक्ति है जो लागत जितने लगाओगे उससे ज़्यादा लाभ देने वाली है, तो कौन सी है? स्वच्छालन, यानी कपड़े धोने वाली शौचालय व्यवस्था, अपशिष्ट जल उपचार एवं प्रयोग व्यवस्था, वर्षा के जल का संचयन। तो वर्षा के जल में कम पैसा लगेगा लेकिन लाभ ये बहुत ज़्यादा होगा, यही प्रश्न करा। जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा के जल का संचय आसानी से बिना किसी अतिरिक्त खर्च के
टैंक एवं बांध बनाकर किया जाता है। यानी वर्षा के जल का अगर संचय करना है तो या तो कहीं पे डैम बना दो, बांध बना दो, बारिश के पानी को इकट्ठा कर लो, या फिर घरों की छत में यहाँ पे इकट्ठा करके किया जा सकता है। यानी बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक बनाकर या बांध बनाकर आप कर सकते हैं। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर कर सकते हैं। मान लीजिए टैंक में बांध बनाकर कहीं पानी इकट्ठा किया, वो रिस के अंदर जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, जिससे जल की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है। अतः इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति होती है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। यानी 200 मिलीमीटर कहाँ पे वर्षा होती है, तो ये जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, फिर मेघालय वाले में, फिर हिमालय वाले क्षेत्र में होती है। तो केरल तो सही हो गया, ठीक है। तमिलनाडु कर्नाटक नहीं सही हो, तो यहाँ पे है पश्चिम बंगाल दिया है, उड़ीसा दिया है, बिहार दिया है। ये 200 सेंटीमीटर, ये जो क्षेत्र है इनमें 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो और इसके बाद इन क्षेत्रों में जब जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून आया, एक शाखा इधर बैठ गई, एक शाखा इधर, तो इन क्षेत्रों में जो सबसे पहले 250 सेंटीमीटर, लेकिन इधर जब अंदर जाती है तो इधर भारत के क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। तो वही चलिए यहाँ पे दिया गया है। प्रश्नकाल में भारत में 200 मिलीमीटर या 20 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख में जास्कर श्रेणी के उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग पर होती थी। यानी 20 सेंटीमीटर की बात कही जा रही है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ये दिया हुआ है, ये कोई डेटा कोई काम का नहीं है। सीधा सा बात आप याद रखिए कि जो 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 200 मिलीमीटर के लगभग, 200 सेंटीमीटर नहीं, 200 मिलीमीटर की वर्षा होती है, तो इन्हीं राज्यों में होती है। कहाँ कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में होती है। 18वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा वही दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ अधिकांश वर्षा जून से लेकर सितंबर के 3 से 4 महीने के बीच में होती है। 19वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान देना। आपको ये मानचित्र बताना है भारत के रेखांकित भागों में, जो ये रेखांकित भाग, ये इतना सारा ऐसे करके ये बना हुआ, रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का मध्य कितने से कितने तक बढ़ता जाता है। यानी इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर चालू होती है, ठीक है। 200 से यहाँ पर 150 150 तक जाता है। यानी 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी यहाँ 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत के औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है। देखिए 93 94 में जब क्वेश्चन आते थे ऐसे मैप दे देता था और नीचे डेटा दे देता था, उसका विश्लेषण करना रहता था। अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते या बहुत कम आते हैं। भारत के औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त मानचित्र में रेखांकित भाग 100 से 200 सेंटीमीटर माध्य वार्षिक वाला वर्षा वाला क्षेत्र है। देखिए मैंने कहा था ना 100 से 200 सेंटीमीटर क्षेत्र वाला। अब इसमें डेटा कम ज़्यादा दिया हुआ है तो आपको उसी हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि ये जो क्षेत्र होगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, यहाँ 200 सेंटीमीटर, तो वो तो कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो 100 से 150 सेंटीमीटर बना, क्योंकि यहाँ 200 होगी, यहाँ के लगभग 100-150 के लगभग वर्षा होती है, ठीक है। 20वां नंबर, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आ जाती है? राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है, तब बालतोरा में आ जाती है। यानी जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होगी तो बालतोरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालतोरा क्या है? भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला है। 21 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। यानी कहने का मतलब 24 घंटे में 2.5 mm से ऊपर, यानी 24 घंटे में जब आप देखते रहे 24 घंटा में 2.5 mm से ऊपर वर्षा हो गई तो उसको वर्षा का दिन कहा जाता है। यानी वर्षा का दिन तभी कहोगे जब 2.5 mm से ऊपर वर्षा होगी 24 घंटे के अंदर, ठीक है। 22वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, इनको आपको सही से देना है। गंगा के मैदान में यदि कोई उत्तर पश्चिम को चले, गंगा के मैदान में, जैसे हमारा मान लो ये गंगा का मैदान है, तो यदि गंगा के मैदान में कोई पश्चिम, और ये पश्चिम हो गया, पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ये ऐसे करके भारत मान लिया, ये गंगा का मैदान मान लिया, तो मानसून जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से आता है, एक शाखा इधर बढ़ जाती है, एक शाखा इधर बढ़ जाती है, ये शाखा इधर से ऐसे जाती है, फिर इधर घूम जाती है गंगा घाटी से,
तो यहाँ से जब जाएगी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। अब इधर वर्षा ज़्यादा होगी, इधर होने पे कम हो जाएगी। तो वही कह रहा है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा उत्तर की तरफ, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। यानी आर्द्रता यानी जो नीचे होगी उनमें आर्द्रता नहीं होगी, ऊंची चली जाएगी, ऊंचे आर्द्रता होगी। तो बिल्कुल सही बात है और दोनों सही व्याख्या करती हैं। गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती चली जाती है। यानी इधर से इधर जाने पर वर्षा घट रही तो इधर से इधर जाने पर बढ़ जाती है। पश्चिम की ओर यानी पंजाब के मैदानों में औसत वार्षिक वर्षा 600 mm, ठीक है। तो वहीं पूर्व में गंगा के मैदानों पे 1500 mm के तक होती है, मिलीमीटर तक होती है। गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः कम होती जाएगी, फलस्वरूप ये पवनें ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी। मानसूनी पवनों की आर्द्रता, जो मानसूनी पवनें होती हैं उनकी आर्द्रता वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। यानी जितनी ज़्यादा मॉइस्चर होगा, जितनी ज़्यादा आर्द्रता, जितनी ज़्यादा नमी, जितनी ज़्यादा भाप होगी पवनों में, उतना वो वर्षा को प्रभावित करेगी, उतनी ज़्यादा वर्षा होगी। जो अगला हमारा क्वेश्चन है 23वां नंबर, नीचे कोई मानचित्र दिया हुआ है, इसको बताना है ये किस चीज़ का रेखा है। यही वही उसी समय क्वेश्चन आया होगा 93 देखिए 94 में उसी तरीके से आया होगा। ये किस चीज़ को विभाजित करती है, तो ये देखने पे आपको लगता है ऐसा करके, ऐसे देखिए यहाँ से नदी ऐसे आती है, ऐसे आती है, लूनी नदी निकल के यहाँ से इधर आती है, इधर से बहुत सारी नदियाँ इधर तक चली जाती, इधर से नदियाँ इधर की तरफ चली जाती। ये नदियाँ देखा गंगा नदी मिल जाती, ये नदियाँ इधर के, तो ये जल विभाजक रेखा कह सकते हो, अखिल भारतीय जल विभाजक रेखा भी इसको कह सकते हो। ठीक है, ये रेखा देखिए इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा। तो क्या दिया हुआ है हमारा बी नंबर, देखिए पार्ट दिया हुआ है जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा। 24वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। ठीक है, हिमालय में हिमपात क्यों होता है? पश्चिम, देखिए हिमालय में हिमपात क्यों हो रहा है, क्यों बर्फ गिर रही है, उसका कारण क्या होगा? उसका कारण होता है पश्चिमी दाब या पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अगला है पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर जाते जाते, जब पश्चिम बंगाल से पंजाब की तरफ जाते हैं या आते आते वर्षा कम होती जाएगी, बिल्कुल कम होती चली जाती है क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाती है। सतलज गंगा के मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। किससे वर्षा होती है? शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सी नंबर दिया हुआ है, सी नंबर पहले का 5वां दिया हुआ है, पहले का देखिए पहले का 5वां दिया हुआ अक्षांश, यानी कोलकाता और चेन्नई, यानी कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई क्यों गर्म है? क्योंकि अक्षांश रेखा, ये अगर देखा जाए ये 0 डिग्री अक्षांश हो गई। तो अगर भारत को यहाँ पे मान लिया तो यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कोलकाता है, तो अक्षांशीय स्थिति भी देखें तो विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा अगर गर्म होगी तो इधर है चेन्नई। ठीक है, तो इधर कम, इधर ज़्यादा गर्मी होगी, कोलकाता में कम गर्मी होगी। तो अक्षांशीय स्थिति के कारण कोलकाता की अपेक्षा कोलकाता में कम गर्मी होती है और चेन्नई में अधिक गर्मी होती है। दूसरा जो हमारा दूसरे का दूसरा है, देखिए दूसरे का दूसरा हिमपात क्यों होती है? तुंगता की वजह से होती है। जैसे जैसे आप बर्फ में ऊंचाई पर जाएंगे हिमालय के क्षेत्र में, वहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पे आपको ऊंची जगहों पे बर्फ गिरती मिलेगी। सी नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका चौथा नंबर सही है। ठीक है, सी का चौथा नंबर। चलिए देखते हैं सी का चौथा नंबर क्या है। समुद्र से दूरी, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती चली जाएगी। जैसे अगर मान लो ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, ये भारत बना लिया ऐसे करके, ये तो यहाँ से मानसून ऐसे करके ऐसे ऐसे प्रवेश होता है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा करेगी। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल हो गया, अब पंजाब यहाँ पे है, तो इधर की तरफ वर्षा घटती जाएगी। तो समुद्र से दूरी, इसी वजह से वर्षा कम होती चली जाती है। अगला जो हमारा डी का 3 नंबर है, क्या है? डी का 3 नंबर, डी का 3 नंबर। सतलज गंगा के मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, ये पश्चिमी दाब के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ भी इसको कहा जाता है कि सतलज गंगा के मैदान में पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी दाब के कारण वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ कैसे आता है, एक बार भी इसको देख लेते हैं। तो ये अगर मान लो कश्मीर हो गया, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ ऐसे आता है, ठीक है, ठंडी के समय में, और यहीं पे वर्षा करता है, तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है।
व्याख्या चलिए देख लेते हैं एक बार की, कोई बात नहीं। सैद्धांतिक रूप से चेन्नई जो है कोलकाता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है। यद्यपि कि दोनों समुद्र तट पर स्थित हैं, फिर भी दोनों के बीच अक्षांशीय अंतर के कारण एक गर्म हो सकता है, एक ठंडा हो सकता है। तुंगता यानी ऊंचाई के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा यानी ये पश्चिमी शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा जो यहाँ से आ रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा जो होती है अराकान योमा, यानी ये मेघालय में, ये भारत हो गया तो इधर साइड मेघालय होंगे, यहाँ अराकान योमा होगी। अराकान योमा एवं दक्षिणी हिमालयी ढलानियों से टकरा करके, इससे टकरा करके मुड़ करके पंजाब तक जाती है। यानी देखिए पंजाब तक जाती है, और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाती है, आर्द्रता कम होती चली जाती है, और कम होने के कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। शीतकाल में क्या होता है, शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी अवदाब या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है या उसी से प्रभावित होती है। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह कौन सा है? जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह कौन सा है? डी नंबर। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। व्याख्या पढ़ते हैं। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र, जैसे राजस्थान का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र हो गए जो वृष्टि छाया का प्रदेश है, तो वो अर्ध शुष्क है, शुष्क है अर्ध शुष्क, थोड़ी वनस्पति वहां पे मिलती है। तो भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल वाले स्तरों, जहां पे ढलान ज्यादा होती है, इनमें मौसमी नदियां या वर्षा जल के एकत्रण हेतु जलाशयों या टैंकरों का निर्माण किया गया है। यानी जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, चाहे राजस्थान वाले क्षेत्र हों, चाहे दक्षिण भारत के क्षेत्र हो, वहां पे मौसमी नदियां होती हैं। यानी मौसम आएगा, बारिश होगी तो बहेंगी, नहीं तो नहीं बहेंगी। मौसमी नदियों या वर्षा जल एकत्रण, यानी वर्षा के जल को ही सहेज लिया जाता है, कहाँ? जलाशयों और टैंकों में। इनका निर्माण किया गया है, जिससे क्या होता है, कृषि क्षेत्र की सिंचाई संभव हो पाती है। अतः भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल प्रमाणक चिन्ह मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों की तंत्र की स्थापना होता है। यानी जहां पे अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहां जलाशय वगैरह बना करके हम सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराते हैं। 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित हो रही। 93 का क्वेश्चन है, तो कितने जिलों में क्रियान्वित हो रही? हम नए डेटा के हिसाब से देखेंगे तो 94, 95 में यह कार्यक्रम 5 राज्यों यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश को सम्मिलित करते हुए 21 जिलों 131 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह ठीक है। अब नए में देख लेना करंट अफेयर में कि कौन सा इसमें सही है। बाकी ये राजस्थान पीसीएस का स्पेशल वाला क्वेश्चन है। 27वां नंबर कथन और कारण वाला है। फिर से देखते हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। जो भारत में इनलैंड वाटरवेज होते हैं, जैसे गंगा नदी में नाव चला दो, माल ढुलाई करो इनके माध्यम से, रेलगाड़ी का भी इस्तेमाल करो, इनका भी इस्तेमाल करो, यमुना नदी में स्टीमर वगैरह चला दो, गोदावरी नदी में चला दो, तो उसी को कहते हैं भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास नहीं हुआ है या कम हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है, इसीलिए विकास नहीं हुआ। ए और आर दोनों सही है, क्योंकि अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि वर्षा ही बहुत कम होती है, 4 महीने होती है। मान लो 4 महीने पानी भरा रहेगा नदी में, बाकी समय में क्या होगा? इसी समय भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती है। इसका मुख्य कारण है अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है। यानी अगर नदियां मौसमी हैं, किसी विशेष मौसम में पानी ही नहीं रहेगा तो नाव कहाँ चलाओगे? तो जिससे अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः कथन कारण दोनों सही है। अगला जो हमारा 28 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो खासी पहाड़ियों में स्थित है। चेरापूंजी को अब सोहरा भी कहते हैं। मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों में स्थित है। 29वां नंबर है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी इसी को बात हो रही है, जो इधर से आता है, ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे चला जाता है, ऐसे। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में, सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, जो मानसून इधर से आता है ठंडी के समय। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में दिए गए स्थानों में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। चलिए, तो अब इसके हम नोट्स, तो चलिए इस चैप्टर का हम नोट्स अब देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना। भारत में समान रूप से
जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी भारत में सामान्य रूप से 4 महीने वर्षा ऋतु होती है, यानी बारिश होती है। जो वर्षा की ऋतु होती है, बारिश का समय होता है। संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून ही प्रभावी होता है। इस समय उत्तर पश्चिमी मानसून में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। यानी उत्तर पश्चिमी भारत, जैसे ये हमारा भारत हो गया, तो ये उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ITCZ यहीं शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ITCZ यहीं शिफ्ट हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और निम्न दाब क्षेत्र की वजह से यहाँ की वायु उड़कर ऊपर चली जाती है और यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और समुद्र की हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है। जो खींचता है तो वही, ये मान लो यहाँ से खींच रहा है, देखिए यहाँ समुद्र से खींच रहा है ऐसे करके, तो क्या होता है, यही दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में वर्षा करता है। ठीक है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र और व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है, ये जो निम्न दाब उत्तर भारत में हमारे यहाँ पे बन रहा है, इसके कारण क्या होता है, जैसे ये हमारी विषुवत रेखा यहाँ से जाती है, ये 8 डिग्री यहाँ आता है, 8 अंश 4 मिनट यहाँ आता है, 0 डिग्री यहाँ पे आता है, ठीक है, 0 डिग्री। अब यहाँ पे होता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवने, ये होता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे, ये वाली रेखा कौन सी हो गई, उत्तर पूर्वी, हाँ ये उत्तर पूर्वी, ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन चल रही है विषुवत रेखा पर, जैसे ये पृथ्वी मान लिया, ये 0 डिग्री, तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हो गई। और ये अगर इधर वाली दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं। अब विषुवत रेखा को जब यहाँ पे भारत में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है यहाँ पे, तो यही रेखा ऐसे करके ऐसे पार होने लगती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो ऐसे आ रही होती हैं, ये विषुवत रेखा होती है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा, मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती हैं, भारत की ओर आकृष्ट हो जाती हैं, यानी ऐसे आने लगती हैं, तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर के बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित होने लगती हैं। समुद्री भागों से आने के कारण ये इनमें नमी होती है, आर्द्रता होती है, पानी से भरी होती हैं, ठीक है। समुद्री भागों से आने के कारण इनमें कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिर करके 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यानी जैसे ये अब यहाँ पे आ रही है ऐसे करके दक्षिण पूर्वी ऐसे करके भारत में मुड़ी, ये भारत है, तो एक शाखा इधर की ओर, एक शाखा इधर की ओर, तो भारतीय परिसंचरण यानी भारतीय जो सिस्टम है उससे घिर करके 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, तथा प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, जो मानसूनी पवनें होती हैं, जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड गर्जन, बहुत बिजली चमकती है, कड़कती है बहुत ज़्यादा, यानी प्रचंड गर्जन और तड़ित झंझावतों के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती है। इस प्रकार पवनों के आगमन और उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का प्रस्फुटन या मानसून का फूटना भी कहते हैं। अब जो हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून से आ रही हैं, इनकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा होती है, 1 महीने के भीतर ही संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 2022 के आंकड़ों के अनुसार देखें, जो मौसम विज्ञान विभाग ने 2022 में आंकड़े दिए हैं, नवीनतम आंकड़े, उनके अनुसार क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक होता है। इससे भारत में 924 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, अर्थात ये दीर्घकालीन जो जितनी भी औसत वर्षा प्राप्त होती है उसका 75% होता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को कितनी वर्षा मिलती है, 924 सेंटीमीटर एवरेज में, और ये 75 सेंटीमीटर के होती है, लगभग 75% होती है जो देश में कुल वर्षा होती है, ठीक है। वहीं भारत में वास्तविक जो वर्षण होता है 1257 mm होता है। भारत में दीर्घकालीन औसत सामान्य वार्षिक वर्षण 116 सेंटीमीटर होता है। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में, अगला जो हमारा पॉइंट है, वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा, यानी वर्षा की ऋतु में जब चल रही होती है तो देश के पूरी जगह में जो हवा की प्रवाह दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। यानी ये भारत मान लिया, तो जो हवा की प्रवाह दिशा होती है वो दक्षिण ऐसे करके, ऐसे विषुवत रेखा है मान लो, तो ऐसे पार किया, ऐसे करके ऐसे आने लगी, तो दक्षिण पश्चिम से, यानी
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हर हवा देखिए ऐसे बह रही है, एक शाखा इधर की ओर बह रही है, ठीक है। तो दक्षिण सामान्य रूप से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में, उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में, जैसे ये उत्तर पूर्व भारत हो गया और ये गंगा का मैदान हो गया, तो यहाँ से ऐसे कट जाएंगी और यहीं पे वर्षा करेंगे। यानी उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होने लगती हैं। यानी ये प्रायद्वीप उत्तर पूर्वी भारत हो गया, ये हिमालय हो गया, तो यहाँ से क्या होता है देखो, उत्तर और उत्तर पश्चिम इधर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट कह रहा है उसको देखते हैं। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन यानी मानसून का लौटना प्रारंभ हो जाता है, यानी ठंडी का समय आ चुका है। पूरा जो महाद्वीप था गर्म से अब ठंडा हो चुका है, हमारा भारत का उत्तर भारत। अब यहाँ पे जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, तो भारी होने लगेगी, तो रुकने लगेगी, अब इकट्ठा होने लगेगी, बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, फिर ये लौटेगी समुद्र की तरफ। तो भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ का अभिसरण यानी जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना होता है। इसी क्रम में उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु विशेष करके चेन्नई में वर्षा करती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 40 से 50% यानी लगभग 48% वर्षा प्राप्त होती है। यानी ये पहले इधर से वर्षा हो रही थी गर्मी के समय में, ठीक है, अब सर्दी के समय में ऐसे वर्षा होगी, ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे चेन्नई में वर्षा करेगी। वही बात इसमें कही जा रही है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन कौन से? पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में और मेघालय होते हैं। इनमें 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमारा ये भारत है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ करेगा? इन क्षेत्रों में करेगा, ठीक है। उसके बाद ये मेघालय वाले क्षेत्रों में करेगा, यहाँ पे करेगा सबसे ज़्यादा भारत में, ठीक है। हिमालय वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा करेगा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाली जगह कौन कौन सी हैं? पश्चिमी घाट हो गई, यह हमारा पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया यानी ये पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, मेघालय वगैरह हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमारा ये है, दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आ रहा है, इस शाखाओं में बढ़ गया, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। मानिसराम जो कि मेघालय में है, भारत में ही नहीं है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। मानिसराम मेघालय में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मानिसराम में एक दिन में करीब करीब सर्वाधिक 549 mm वर्षा दर्ज की गई थी। भारत में सबसे कम वाला स्थान, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन हो गया? मानिसराम मेघालय। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन हो गया? लेह, जो कि लद्दाख में पड़ता है। यहाँ मात्र 6.38 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी भारत के वर्षा के आंकड़ों के अनुसार 2022 के अनुसार अगर देखें तो भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षण मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में, जबकि सबसे कम वर्षण लद्दाख के लेह लद्दाख जिले में दर्ज किया गया। आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व फुहार होती है, यानी जब मानसून दक्षिण पश्चिम आने वाला होता है तो उससे पहले पानी की फुहार जैसे आती है बारिश के रूप में, जो आम की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। यह वर्षा कैसे होती है? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल महीने में ही चालू हो जाती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं हैं, अतः यह आम की फसल के लिए अच्छी होती है। भारत में 2022 में अगर बात करें तो 2022 में भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा 1257 mm थी। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है शीतकालीन वर्षा के बारे में, यानी ठंडी के समय में जो वर्षा होती है भारत में उसके बारे में बताना है। तो दो वर्षा होती हैं, जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है मान लो, ठीक है, ये पूरा भारत ले लिया गया है, ये ऐसे करके ये भारत हो गया, ठीक है, ये भारत ले लिया गया। तो इसमें ठंडी के समय कहाँ वर्षा होती है, कहाँ कहाँ वर्षा होती है? तो सर्दी के समय कहाँ होती है? एक तो पश्चिमी विक्षोभ जो यहाँ से भूमध्य सागर से आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वर्षा होती है। देखिए ये पॉइंट भी बना हुआ है, यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, बर्फबारी होती है, यहाँ वर्षा होती है थोड़ी थोड़ी, यहाँ भी कुछ बहुत मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक उत्तर पूर्वी मानसून जो इधर की तरफ ठंडी में ऐसे हवाएं मानसून का निवर्तन होने लगता है, तो ये हवा जो ऐसे करके ऐसे आती है तो वो यहाँ पे वर्षा होती है।
यानी दो तरीके से वर्षा होती है, एक तरफ से होती है पश्चिमी विक्षोभ की तरफ से वर्षा होती है। देख लीजिए पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उससे वर्षा होगी यहाँ पे, और एक तरफ होगा उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होगी, यहाँ पे कुछ यहाँ के क्षेत्रों में वर्षा होगी। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर, फिर हम इसके देखेंगे सॉरी नोट्स। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, यानी ठंडी में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है, यानी शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा हमारे वर्षा होती है। ये बाह्य उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं और इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है। यानी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में क्या होता है, बहुत निम्न दाब के क्षेत्र बनते हैं। उष्णकटिबंधीय गर्त का मतलब होता है निम्न दाब के क्षेत्र बनते हैं। तो वहीं पे क्या होता है, जेट प्रवाह चलता है, तो जेट प्रवाह उनको लेके इधर साइड आ जाता है, भारत साइड, जहां से ये भी आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। यानी भूमध्य सागर से इनकी उत्पत्ति होती है, अटलांटिक महासागर से इनकी उत्पत्ति होती है, तो वहीं से ये आर्द्रता यानी नमी भी धारण कर लेते हैं और भारत जैसी जगह में आके वर्षा करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। जो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो शरदकालीन यानी भारत में एक तो इधर वर्षा होगी और एक इधर वर्षा होगी, ठीक है। तो दो जगह वर्षा होती है, एक होती है हमारी पंजाब में, जो पंजाब वाला इधर वाला क्षेत्र हो गया, और दूसरा तमिलनाडु ये वाले क्षेत्र में वर्षा होती है शरदकालीन। तो भारत में जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत में शरद ऋतु में अर्थात अक्टूबर से लेकर नवंबर में लौटते मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून जो ऐसे चलता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून ऐसे चलता है, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती चली जाती है। अक्टूबर से दिसंबर 2022 में तमिलनाडु में वास्तविक वर्षा 445 mm मापी गई थी। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा प्राप्त होती है, जिसमें पंजाब सम्मिलित है। 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, किस कारण से, उत्तर पूर्वी मानसून जो इधर से आता है उसके कारण वर्षा होती है, इधर से। चौथा कथन और कारण दिए गए उनके बारे में देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है, यानी तमिलनाडु पे वर्षा कम होती है। फिर अगला जो हमारा कोई कारण है, तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी जो शाखा के समानांतर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कि अरब सागर की वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। इसका डी, ए और आर दोनों सही थे, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। जैसे कहता है तमिलनाडु जो हमारा है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमारा ये हो गया भारत, ये हो गया तमिलनाडु इधर का, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आता है, दो भागों में बढ़ते हुए इधर चला जाता है, तो देखिए समानांतर स्थित है और इसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती। तमिलनाडु तट यानी ये वाला जो तट है तमिलनाडु का, तमिलनाडु जो तट है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का ये अरब सागर शाखा हो गई, ये बंगाल की खाड़ी शाखा हो गई। तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है उसके समानांतर स्थित है, इसलिए क्या होता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इस कारण वहाँ यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या दिया हुआ है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। देखिए ये आया तो इसके समानांतर स्थित है। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, यानी मान लो अरब सागर शाखा तो यहाँ पे पर्वत है, तो ये क्षेत्र वृष्टि छाया में आ जाएगा, यहाँ पे वर्षा ही नहीं होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अरब सागर की शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून को पश्चिमी घाटों द्वारा बाधित किया जाता है, यानी यही पश्चिमी घाटों में यही वर्षा कर देती है, यहाँ जा ही नहीं पाती। यह हवाएं फिर पश्चिमी घाटों की ढलानों पर चढ़ती हैं और जल्द ही ठंडी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सह्याद्री, यानी इसको कहते हैं पश्चिमी घाट को सह्याद्री के पवनोन्मुखी यानी पवन के इधर, यानी ये क्षेत्र पवनोन्मुखी और पश्चिमी तट में मैदान में मूसलाधार वर्षा होती है। यानी यहाँ पे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर से मूसलाधार वर्षा होती है। पश्चिमी घाटों को जब ये
हवाएं पार करके, यानी ये पर्वत है पश्चिमी घाट, इसको पार करके इधर जाती हैं तो इधर तो वर्षा कर देती हैं खूब सारी, लेकिन जब इधर साइड पहुंचती हैं तो इनमें किसी भी प्रकार की कोई नमी नहीं होती है, तो यहाँ इस क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाती। इसीलिए जो इस साइड का जो क्षेत्र होता है उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये हवाएं, यानी पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये हवाएं नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं। इससे हवाओं में सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, इसलिए ये हवाएं पश्चिमी घाटों के पूर्व में थोड़ी वर्षा करती है। इन क्षेत्रों को वर्षा छाया क्षेत्र या वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण के बारे में। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। सर्दी के मौसम में अधिकांश भाग शुष्क रहता है। केवल जो हमारा ये भारत ले लिया गया तो ये पश्चिमी भारत हो गया, गुजरात वाला जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, इधर गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, इधर तमिल, यहीं पे वर्षा होती है। बाकी जो इसको छोड़ करके जो ज़्यादातर क्षेत्र होता है सर्दी के मौसम में हमारा भारत शुष्क रहता है। तो ये कथन तो सही है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। शीत ऋतु यानी ठंडी के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं। तो दोनों सही है, और ये भी दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है, इसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती। शीतकाल में भारत में मानसून के निवर्तन यानी ठंडी समय में भारत से मानसून वापस लौटना चालू हो जाता है। इस कारण उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा नहीं होती, यह बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि ये हवाएं क्या होती हैं, स्थल से सागर की तरफ चलती हैं। हालांकि इसके कारण कोरोमंडल तट पर पर्याप्त वर्षा होती है। उत्तरी भारत में शीतकालीन हल्की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। शीत ऋतु के दौरान, यानी जो पश्चिमी जो हमारा कश्मीर वाला जो क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे वर्षा कैसे होती है, ये कश्मीर हो गया, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। यहाँ पे वही कहा जा रहा है, उत्तरी भारत में शीतकालीन हल्की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। शीत ऋतु के दौरान उपोष्ण उच्च वायु दाब के हिमालय के दक्षिण में स्थापित होने के कारण उत्तर भारत में उच्च दाब उत्पन्न होने से देश के अधिकांश भाग पर उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का विस्तार होता है। छठवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वही कथन और कारण वाला दिया हुआ है। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, क्योंकि जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है। तो भारत के उत्तरी मैदान में उत्तर पूर्वी मानसून से एक भी वर्षा नहीं होती है, पश्चिमी विक्षोभ से कुछ बहुत वर्षा होती है। तो ये कह सकते हैं ए कथन सही है, आर कथन गलत है। छठवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका बी, देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या नहीं करता, तो इसमें कह रहा है दोनों सही है। मैंने कहा था कि आर गलत है। तो जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है। कुछ भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़े में कुछ वर्षा होती है, तो जाड़े में कुछ वर्षा यही पंजाब साइड का जो क्षेत्र है यहाँ भी वर्षा होती है, तो इसको मैदानी क्षेत्र बोल दिया गया है, उत्तरी मैदान है बोल दिया गया है। तो पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पे वर्षा होती है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां नंबर कह रहा है निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े यानी विंटर के मौसम में बारिश होती है। यानी जाड़े में कहाँ पे वर्षा होती है, तो तमिलनाडु के तट पर जैसे ये स्थित है तो यहाँ पे ऐसे वर्षा होती है। दिए गए विकल्पों में तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा होती है, चूंकि केरल के अधिकांश क्षेत्र में वह वर्षा होती है। ठीक है, आठवां नंबर भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट जो हमारा तमिलनाडु वाला तट है ये कोरोमंडल तट कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें यहाँ से आती हैं, वर्षा करती हैं। भारत में इधर हो गया मालाबार तट, इधर हो गया कोरोमंडल तट, इधर हो गया उत्तरी सरकार का तट। भारत में कोरोमंडल तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी कर्नाटक हो गया, यानी ये देखिए ये जो क्षेत्र हो गया कर्नाटक का, दक्षिण पूर्वी केरल हो गया ये वाला क्षेत्र, यानी इसमें भी वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसके अंतर्गत दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के क्षेत्र आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। यानी उत्तर पूर्वी मानसून यही, ठीक है, यहाँ तमिलनाडु के तट प्राप्त करते हैं, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक करता है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश करता है। तो बी नंबर सही है, ए सी डी। 10वां नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण वाला है। क्या कह रहा है प्रतिचक्रवाती स्थितियां, यानी एक होता है चक्रवात जब हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, और ये क्या होता है जब एक जगह में बहुत ज़्यादा ताप बन जाता है। और प्रतिचक्रवाती दशा क्या होती हैं, प्रतिचक्रवाती दशाओं का चक्रवाती दशाओं का मतलब होता है जब हवाएं केंद्र की तरफ आ रही होती, चारों दिशाओं से हवाएं
केंद्र की तरफ आ रही होती हैं तो इसको कहते हैं चक्रवात। यानी आपने डड़ूड़ नाम सुना होगा, जब चारों दिशाओं से हवा आती है चक्करदार गोला करते हुए केंद्र की तरफ आती है तो इसको चक्रवात कहते हैं। लेकिन जब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा दाब हो जाता है, बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर बन जाता है, बहुत ज़्यादा हवा इकट्ठा हो जाती है तो उस केंद्र से बाहर की ओर चारों दिशाओं में चक्करदार हवाएं बाहर होने लगती हैं, उसको प्रतिचक्रवात कहा जाता है। तो प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में बनती है। बिल्कुल सही बात है, प्रतिचक्रवाती जो दशाएं हैं वो शीत ऋतु में बनेगी, क्योंकि ठंडी में किसी सभी जगहों पे जो स्थान होता है, स्थल होते हैं, धरती होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण हवा भारी हो जाती है, एक जगह इकट्ठा होती रहती है, प्रेशर ज़्यादा होता रहता है, इसलिए हवा के एक केंद्र से बाहर की ओर भागने लगती है। तो जो प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। यानी वायु ताप क्या होता है, वायु ताप निम्न होता है, यानी टेम्परेचर बहुत कम होता है और दबाव वायुमंडल में ज़्यादा होता है। कारण क्या है, इसका कारण कह रहा है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती। तो ऐसी बात नहीं है, वर्षा के द्वारा नहीं पैदा होती हैं, बल्कि ठंडी की वजह से और दबाव की वजह से पैदा होती हैं। तो सी है, ए सही है, आर गलत है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रतिचक्रवाती दशा मौजूद रहती है, जिसका शीतकाल की वर्षा से कोई संबंध नहीं होता। प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडल में उच्च दाब होता है, बहुत प्रेशर होता है और ताप निम्न होता है, यानी बहुत गर्मी ठंडी होती है और दाब बहुत ज़्यादा होता है। 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। तो शीतकाल में वर्षा होती है शीतकाल में भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। तो किस क्षेत्र में वर्षा होती है, एक तो इधर साइड वर्षा होती है, दूसरा हमारा यहाँ पे पंजाब हरियाणा राज्य इनमें क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में वर्षा होती है। तो ये कौन सा है, ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र हो गया, यहाँ पे वर्षा होगी, और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र होगा, यहाँ पे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी ए और डी दोनों सही हैं इसका। भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी भारत, यानी ये क्षेत्र दक्षिण पूर्वी भारत जो हमारा तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ दक्षिण पूर्वी भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। 12वां नंबर, भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती चली जाती है। किधर तरफ, उत्तर पूर्वी, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो कम होती चली जाएगी, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ, जैसे ये कश्मीर मान लिया ऐसे करके है, तो पश्चिमी विक्षोभ ऐसे आता है, तो जब वर्षा इधर से आएगी तो इधर क्या कहते हैं ज़्यादा वर्षा होगी, आगे जाओगे यानी पश्चिम से पूर्व की ओर तो वर्षा कम हो जाएगी। यानी कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा की विपरीत स्थित होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए, यानी दक्षिण पश्चिमी जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ होता है वो रबी की फसल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उपयुक्त होता है। 13वां नंबर, कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, कथन कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत में रबी की फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में होती है। यानी आप जानते होंगे जो गेहूं होता है यहीं पे सबसे ज़्यादा पैदा होता है। चावल पूर्वी भारत में होता है, उड़ीसा साइड होता है, क्योंकि चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। और पश्चिमी भारत में जो हमारा उत्तर पश्चिमी पंजाब हरियाणा ये वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर रबी की फसल होती है, गेहूँ वगैरह होता है। यानी भारत में रबी की फसलों की मुख्य खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में होती है, क्योंकि इन राज्यों में रबी की फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। तो बारिश पर निर्भर नहीं करती है बल्कि सिंचाई पर निर्भर करती है, इसलिए ए सत्य हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, बी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भारत में रबी की फसलों की मुख्य खेती मुख्य रूप से देखा जाए तो पंजाब हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। रबी फसलों की खेती देश के अन्य भागों में भी की जाती है। रबी की फसलें शीतकाल में होती हैं, यानी ठंडी में रबी की फसलें होती हैं। रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूं महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल होती है।
जो उत्तर पूर्वी भारत यानी उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिमी या उत्तरी भारत में शीतकाल में मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहें या पश्चिमी विक्षोभ कहें, सब कहें, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को उपोष्ण पछुआ जेट पवनें क्या होती हैं, तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत यानी संपूर्ण उत्तरी भारत तक खींच लाते हैं, जिससे यहाँ शीतकालीन क्षेत्र में शीतकालीन हल्की वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए उपयुक्त होती है। प्रश्न में दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात होना चाहिए। और सिंचाई वाला भी मैटर है, क्योंकि सिंचाई पश्चिमी भारत में होती है। पंजाब में जो खेती होती है, हरियाणा में जो खेती होती है, वो बारिश की वजह से नहीं होती, सिंचाई की वजह से हुई है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक वगैरह जो राजा थे, बहुत सारे नहरों का विकास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हुआ, उत्तर पश्चिमी भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, यानी उत्तर पश्चिम भाग में, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? शीत ऋतु में वर्षा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? चक्रवाती पश्चिमी विक्षोभ, यानी जो हमारा ये भारत का पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो यहाँ पे बारिश होती है, यानी उत्तर पश्चिमी भाग में जो हमारी बारिश होती है, उसके कारण शीत ऋतु में वो पश्चिमी विक्षोभ उसके लिए जिम्मेदार है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ एक क्षीण चक्रवाती विक्षोभ यानी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का रूप होता है। इस रूप में यह चक्रवाती अवदाब के अंतर्गत भी आता है, परंतु विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में पश्चिमी विक्षोभ ही सही होगा। अब इसके क्वेश्चन हो गए, अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस चैप्टर की थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी व्याख्या नहीं है, तो व्याख्या देख लेते हैं। ये चैप्टर है शीतकालीन वर्षा, उसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या दिया हुआ है, भारत में शीतकालीन मानसूनी पवनें यानी ठंडी के समय शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं। तो देखिए, ठंडी में हवा इधर से इधर की तरफ चलती हैं, तो स्थल से सागर की ओर चलती है, तो इनमें नमी होती नहीं है। लेकिन ये जो इधर साइड से आती है, ये वर्षा कर देती है। क्यों वर्षा कर देती है? क्योंकि इस बीच में समुद्र पड़ जाता है, तो तमिलनाडु में वर्षा कर देती है, सामान्यतः वर्षा नहीं करती है। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, जो इस प्रकार दिया हुआ है। कहाँ कहाँ वर्षा होती है शीत ऋतु में? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, ठीक है। एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो हमने देखा, ये वाला क्षेत्र हो गया पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ पे यह पश्चिमी विक्षोभ आता है, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है और यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो एक होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनमें कुछ वर्षा होती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन या दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है, यानी पवन प्रवाह इधर से चलने लगती है। जैसे पवन प्रवाह ऐसे चलेगी, इस दिशा में ऐसे चलने लगती है। एवं भारत के पूर्व तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। भारत में इस बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत तक लाने हेतु उपोष्ण पछुआ जेट पवनें उत्तरदायी होती है। यानी होता क्या है, जो अटलांटिक महासागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, वहां पे क्या होता है, चक्रवात बनते हैं, और उन चक्रवातों को जो हमारी व्यापारिक पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें कहाँ तक ले आती हैं? भारत तक खींच लाती हैं। इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत तक खींच लाती हैं, और वही पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत के उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे वर्षा करती है। तो भारत में इस बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी चक्रवात कहाँ पे बनते हैं? बाह्य यानी बाहरी क्षेत्रों में बन रहे हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन रहे हैं। चक्रवात कहाँ बन रहे हैं? भूमध्य सागर में बन रहे हैं, अटलांटिक महासागर में बन रहे हैं। व्यापारिक पवनें उनको पछुआ ले आती हैं। उपोष्ण पछुआ जेट पवनें उत्तरदायी होती हैं, यानी पछुआ जेट पवनें होती हैं, ये ले आती हैं। पछुआ जेट पवनों को क्या कहा जाता है? इनको, और व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है, ठीक है। व्यापारिक पवनें या उपोष्ण पछुआ जेट होती हैं, वो यहाँ तक ले आती हैं, भारत तक खींच लाती हैं, ढकेल लाती है।
इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में गेहूं, चना, सरसों यानी जो रबी की फसल होती हैं उनके उत्पादन के लिए सहायक होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ के रूप में जाना जाता है, यानी जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो रबी की फसलों के लिए अच्छी होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों। राजस्थान में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से उसको मावठ कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, जिससे नदियां वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% यानी 3% 75% जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ से 3% वर्षा प्राप्त होती है। भारत में वर्षा के आंकड़े अगर 2022 के देखें तो 1257 mm वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें से 58 mm वर्षा शीतकाल में और 130 mm पूर्व मानसून से, 924 mm दक्षिण पश्चिम मानसून से हुई और 144 mm मानसून के पश्चात हुई थी। यानी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया था कि राजस्थान में जो वर्षा होती है यही पश्चिमी विक्षोभ से उसको मावठ कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र की अगर बात करें, जो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहाँ हिम रेखा से ऊपर यानी जहाँ ज़्यादा ठंडी वाली जगह है वहाँ पे जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से वो बर्फ़ के रूप में यानी हिमपात के रूप में होती है। ग्लेशियर बनते हैं और उसी से हमारी नदियों को पानी मिलता है और नदियाँ वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत में जो इससे वर्षा हो रही है वो 3% वर्षा होती है देश में होने वाली कुल वर्षा का। और दूसरा क्या कारण होता है हमारे भारत में वर्षा होने का? एक होता है, सबसे पहला कारण हो गया पश्चिमी विक्षोभ, देखिए हमने देख लिया। फिर देख लिया उत्तर पूर्वी जो पश्चिमी विक्षोभ देख लिया, फिर देख लिया उत्तर पूर्वी मानसून। अब देखेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून का यही कहने का मतलब है, जैसे ये मान लो भारत आ गया तो इधर से जो वर्षा हो रही है, ठीक है, यहाँ पे उसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती यानी बिजली होती है, गड़गड़ाहट होती है बड़ी तेजी से, उससे वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प यानी नमी ग्रहण कर लेता है।